नमस्कार बच्चों। चलिए तो हम लोग को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं इसका भाग नंबर 2, जिसमें हम लोग बाजार के वातावरण के बारे में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसको देखने के बाद आप लोग क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज आप समझने वाले हैं वो है बाजार के माहौल के बारे में, बाजार के बारे में। फिर उसका विश्लेषण क्या होता है, बाजार क्या सिस्टम होता है वहां पर। देन बाजार को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे बाजार प्रभावित होता है या मार्केट प्रभावित होता है। और बाजार का वातावरण दो तरह का होता है, जो एक होता है सूक्ष्म वातावरण और दूसरा होता है स्थूल वातावरण। तो इन दोनों वातावरण के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड हमारी बाजार के ऊपर है। तो बाजार के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था क्या होता है बाजार। तो एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन जैसा है, जल्दी से कर लेते हैं। एक बाजार वस्तुओं के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करने की एक व्यवस्था है। यानी अब जाहिर सी बात है कि अगर आप बाजार की बात करेंगे तो एक खरीदार होगा, एक बेचने वाला होगा, विक्रेता होगा। क्योंकि जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तो इंसान खरीदेगा किससे, और जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो इंसान बेचेगा किससे। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग बाजार की बात करते हैं तो वहां पर एक बेचने वाला यानी विक्रेता होता है और एक खरीदार यानी ग्राहक होता है। ये क्लियर हो गया, सिंपल सा था। फिर उसके बाद इसमें सभी संभावित ग्राहक शामिल होते हैं जो किसी विशेष आवश्यकता या इच्छा को साझा करते हैं और इच्छा को पूरा करने में इच्छुक और सक्षम हो सकते हैं। ये संभावित ग्राहक, अब जैसे हम लोग मार्केट में गए तो हम लोग एक संभावित ग्राहक है कि हमारे पास पैसे भी हैं, वो जो भी अपनी इच्छा है कपड़े खरीदने गए तो हम लोग कपड़े खरीद सकते हैं, यानी हम सक्षम है उस चीज में। तो हम लोग संभावित ग्राहक हैं। तो जो भी बाजार में जो लोग जाते हैं वो सारे संभावित ग्राहक होते हैं, यानी वो जो भी उनकी इच्छा है या आवश्यकता है वो उसे पूरा करने में सक्षम है। अब ये समझिए कि अगर वहीं पर मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति गया जो अपनी आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी गिनती संभावित ग्राहक में नहीं होगी। संभावित ग्राहक सिर्फ वही लोग होते हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता या इच्छा को पूरा करने में जो लोग सक्षम हो, यानी उनके पास पैसे हो वो चीज खरीदने के लिए, तो ही उनकी गिनती संभावित ग्राहक में होती है। तो ये था बाजार। बाजार के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाजार का वातावरण। अब बाजार का वातावरण क्या होता है, तो वातावरण यानी मौसम नहीं, बाजार का वातावरण वातावरण यानी कैसे एनवायरनमेंट में बाजार एग्जिस्ट करता है। इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सारे फोर्सेस आ जाते हैं, यानी सारे कारक और ताकतें आ जाती हैं जो एक मार्केट को इफेक्ट करती हैं, यानी उसको प्रभावित करती हैं। और जो उसकी कैपेसिटी या उसको ग्राहकों के साथ डील करने की कैपेसिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। यानी ये उन कारकों और ताकतों को संदर्भित करता है जो ग्राहकों के साथ सफल संबंध बनाने और बनाए रखने की फर्म की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो आज हम लोग इन कारकों और इन ताकतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक पहली कैटेगरी होती है सूक्ष्म पर्यावरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी मैक्रो पर्यावरण, जिसे हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इनके बारे में। माइक्रो पर्यावरण, सॉरी माइक्रो एनवायरनमेंट या सूक्ष्म पर्यावरण वो होता है, यानी आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है कि बाजार में कार्यरत उन शक्तियों से है जो संगठन के निकट निकट या भीतर है। अब अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। हो सकता है पॉजिटिवली इफेक्ट करें, यानी सकारात्मकता, कुछ अच्छा फायदा हो आपको, या फिर हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट भी करे, कुछ नुकसान भी हो। तो अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो आपसे डायरेक्टली, आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। आपके कस्टमर्स, आपके इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज में जैसे जिस बैंक में आपका अकाउंट है जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, और जो होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए जो आपका सामान यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, देन सप्लायर्स जिनसे आप सामान खरीदते हैं, आपके प्रतियोगी, आपके शेयर होल्डर्स या जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, आपके एम्प्लॉयज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन फैक्टर्स के जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं।
और ये सारे फैक्टर्स आते हैं सूक्ष्म पर्यावरण में यानी माइक्रो एनवायरनमेंट में। और अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो नाम समझ थोड़ा सा बड़ा, तो ये मैक्रो फोर्स उन सभी ताकतों को संदर्भित करता है जो बड़े समाज का हिस्सा है और अनियंत्रित है। अब जाहिर सी बात है, आप जो सूक्ष्म पर्यावरण के जो फैक्टर्स हैं आप एक हद तक उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपने में थोड़े बहुत चेंजेस लाके कि एम्प्लॉयज आपके कंट्रोल में रह सकते हैं, मतलब कंट्रोल में इन द सेंस आपको उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में एक तरह से हो सकती हैं। लेकिन मैक्रो पर्यावरण के जो कारक है ये अनियंत्रित होते हैं, इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल, मतलब तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये बिल्कुल वही है कि अनियंत्रित है और ये सिर्फ आपके बिजनेस को नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, एक बड़ी मार्केट को इफेक्ट करते हैं और जाहिर सी बात है इन्हें नियंत्रण नहीं किया जा सकता और ये बड़े समाज का हिस्सा है, यानी आपके कंट्रोल से बाहर है, आप इनको कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने हिसाब से आपको अपने आप को इनके हिसाब से ढालना होगा। तो थोड़ा सा आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसमें हम लोग इन्हीं दोनों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनके फैक्टर्स के साथ। सूक्ष्म यानी आंतरिक पर्यावरण, यानी जो भी सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें से पहला निर्माता या विक्रेता, तो ये एक तरह से आपके बारे में ही बात हो रही है। जैसे अगर आप निर्माता या विक्रेता है तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उससे यह समझना होगा कि जो भी ग्राहकों की नीड है या जो भी कंज्यूमर्स है आपके, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज है वो बनानी होगी। और जो जरूरतें ग्राहकों की पूरी नहीं हुई हैं, जैसे जिनके लिए जिनके पास मतलब जो प्रोडक्ट उनके पास नहीं है लेकिन उनको जरूरत है, तो ऐसे प्रोडक्ट बनाकर किस तरह फायदा कमाया जा सके, ये एक निर्माता की मतलब कह सकते हैं निर्माता के लिए बहुत जरूरी है समझना ये कि ग्राहकों की क्या जरूरत है और उसे किस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फायदा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो ये होता है निर्माता और इससे मार्केट, जाहिर सी बात है जो भी पूरी मार्केट है वो ऐसे निर्माताओं से, ऐसे विक्रेताओं से बहुत प्रभावित होती है। जब कोई नया निर्माता आता है तो जाहिर सी बात है वो कुछ नई चीज लेकर आया है, फिर धीरे धीरे प्रतियोगी बढ़ते हैं, तो इस तरह बाजार में प्रभाव डालते हैं निर्माता और विक्रेता। ग्राहक, ग्राहक भगवान है, अगर आपको मार्केट में रहना है तो ग्राहक को भगवान समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी आपका ग्राहक है आपको उसकी नीड समझनी चाहिए, उसकी जरूरत क्या है और उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप बेचते हैं उसे उसी हिसाब से डालना चाहिए और ग्राहकों की सेवा करनी चाहिए। ग्राहक अगर खुश है तो ही आपका बिजनेस आगे सक्सेसफुली चलता रहेगा। प्रतियोगी, तो प्रतियोगी से भी आप डायरेक्टली अफेक्ट होंगे क्योंकि प्रतियोगी अगर कुछ चेंज कर रहा है अपने में तो आपको एक तो प्रतियोगी पर भी नजर बनाए रखनी होगी कि आपका प्रतियोगी कैसा है, कितने बड़ा, मतलब कितना बड़ा उसका बिजनेस है, उसका मार्केट शेयर क्या है और उसके जो भी प्राइसेस वो रख रहा है, कीमत जो रख रहा है प्रोडक्ट की, वो आपके प्रोडक्ट से कम या ज्यादा तो नहीं है। तो और कौन सी वो खास चीज है जो आपको आपके प्रतियोगी से और बेहतर बनाती है और क्यों आपके जो ग्राहक है वो आपके पास ही रहे, वहां ना जाए। तो प्रतियोगी भी मार्केट को इफेक्ट करने में बहुत योगदान रहता है उनका। अगर वो कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको भी उसी हिसाब से ढलना होगा, उसी हिसाब से चेंजेस करने होंगे। प्रदायक यानी सप्लायर्स, अब जाहिर सी बात है अगर आपकी कोई कंपनी या फैक्ट्री है तो आप उसमें कोई रॉ मटेरियल खरीदते होंगे, फिर उसे कन्वर्ट करते होंगे फाइनल प्रोडक्ट में। तो जो भी सामान आप किसी से खरीदते हैं, मशीनरी हो गया, लेबर हो गया, लेबर की जरूरत आपको पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये जो सारी चीजें ये आप सप्लायर से लेते हैं, कोई एक सप्लायर होता है वो आपको सामान प्रोवाइड कराता है। तो आपको सप्लायर से भी अच्छे रिलेशन बना के रखने होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी चीज के कम सप्लायर है तो वो अपने मन मुताबिक उस चीज का प्राइस डिसाइड करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज सिर्फ हमारे पास ही है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से प्रदायक से भी आपको अच्छे संबंध स्थापित करके चलना होता है ताकि जो आपका ये सूक्ष्म पर्यावरण है ये आपके फेवर में रहे। हाँ, आपको नुकसान ना हो, इससे ये आपके फेवर में रहे और इससे आपको और फायदा हो, नुकसान ना हो। बाजार मध्यस्थ यानी मार्केट इंटरमीडियरीज, इसमें आपके बैंक्स आ गए, ट्रांसपोर्टर्स आ गए, होलसेलर, रिटेलर,
या जितने भी इंटरमीडिएरीज होते हैं, जितने भी लोग होते हैं बीच में, ग्राहक और आपके बीच में जितने भी लोग होते हैं, वो सारे बाजार मध्यस्थ में आ गए, और इन सब के बिना आपका बिजनेस रन नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, अगर आप पैसे, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, फिर आपका सामान कहीं यहाँ से वहां जाना है तो आपको ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान नहीं बेच सकते, तो बीच में होलसेलर आएगा, रिटेलर आएगा। तो इन सब चीजों, इन सब लोगों के बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो इन सब के साथ भी आपको अच्छे रिलेशन बनाकर चलने होंगे। तो ये सारे जो कारक थे, वो थे सूक्ष्म पर्यावरण के, यानी आंतरिक कारक, क्योंकि ये सारे कारक आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये तुरंत ही आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, और आप किसी हद तक इन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये क्लियर हो गया सूक्ष्म पर्यावरण। अब हम लोग बढ़ेंगे स्थूल पर्यावरण, यानी बाहरी पर्यावरण। अब आपके बिजनेस से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। जनसांख्यिकी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो डेमोग्राफी है, जैसे आप किसी एरिया में अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, तो आपने वहाँ की जो जनसंख्या है उसको किसी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। जैसे आप कोई जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपने देखा, आपने एज वाइज, उम्र के हिसाब से लोग को बांट दिया कि कितने एज के बच्चे हैं यहाँ पर, कितने लोग बुजुर्ग हैं, कितने लोग मिडिल एज हैं। तो उस हिसाब से तो आप अगर देखेंगे कि वहाँ पर बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो थोड़ा बच्चों के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कुछ पैकेजिंग में थोड़ा चेंज कर दिया कि बच्चों को और अट्रैक्टिव लगे, तो वो बच्चे सामान वो ज्यादा खरीदे। तो इस तरह से, जैसे जनसांख्यिकी, क्योंकि इसको हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते, जो है सो है, हम लोग को वैसे ही मानना पड़ेगा, और हम लोग को उसी हिसाब से अपना बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में बांटना मार्केट को। जैसी जनसंख्या है वहां पे, जैसे पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, एज के बेसिस पे बांट सकते हैं, इनकम के बेसिस पे बांट सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप उस एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। प्राकृतिक, तो प्रकृति के सामने तो किसी की नहीं चलती। तो अगर कोई प्राकृतिक घटना हो जाती है तो उसमें भी किसी का जोर नहीं है, वो सबको इफेक्ट करती है। जैसे सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो ये सब चीजें हमारे बस के बाहर है, तो ये भी सबको इफेक्ट करती है, इसलिए ये आता है बाहरी पर्यावरण में। और ये हम लोग ने पढ़ा था, ये अनियंत्रित होता है। जैसे जनसांख्यिकी हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, प्राकृतिक हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, ये हम लोग के बस की बात नहीं है। आर्थिक, आर्थिक कारक से यहाँ पर मतलब है कि जो भी आपके ग्राहक हैं, उनकी परचेसिंग पावर कितनी है, यानी उनकी खरीदने की क्षमता कितनी है। अगर कंट्री, अगर जैसे जो भी देश है, अगर वो ग्रोथ कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों की जो इनकम है, या जो परचेसिंग पावर है, या जो खरीदने की क्षमता है, वो ज्यादा होगी। तो जो चीजें बिक रही हैं उनकी भी डिमांड ज्यादा होगी, तो ऐसे में आपका सामान ज्यादा बिकेगा। लेकिन अगर कंट्री में धीरे धीरे ग्रोथ नहीं हो रही है और रिसेशन हो रहा है, तो उस टाइम लोगों की इनकम भी कम होगी, उनके खरीदने की क्षमता भी कम होगी, और चीजों की डिमांड भी कम होगी। तो ये भी आर्थिक फैक्टर या आर्थिक कारक एक ऐसा कारक है जो कि कंट्री की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो ये भी नॉर्मली अनियंत्रित है, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे ये है आर्थिक कारक, इसीलिए बाहरी पर्यावरण में आता है। राजनीतिक, तो जैसे इसमें सारे लॉज, सारे कानून नियम, सरकार की पॉलिसीज, वो सब आ गए। तो अगर सरकार कोई नई पॉलिसी ले आती है, तो ये अब आपके कंट्रोल में नहीं है कि सरकार कौन सी पॉलिसी लाएगी। सरकार जो भी समझेगी कि हाँ ये बेहतर है देश के लिए, वैसी पॉलिसी लाएगी, और सबको फॉलो करना होता है। ये भी अनियंत्रित है, बाहरी पर्यावरण है, और इससे भी मार्केट में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसी नई पॉलिसी आएगी उसी हिसाब से मार्केट में भी चेंजेस होंगे। सांस्कृतिक, आपको जो भी आपके कस्टमर्स हैं, या जो भी आप सोच रहे हैं संभावित ग्राहक, तो आपको देखना होगा कि वो संस्कृति उनकी कैसी है, या वो क्या फॉलो करते हैं, उनके उनका कल्चर कैसा है, उनके बिलीव्स क्या है, क्योंकि आप उसी के बेसिस पे मतलब अपने प्रोडक्ट्स या अपने जो भी चीजें हैं आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनकी संस्कृति को ठेस ना पहुंचाए। और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है कि किसी की सोच कैसी, मतलब किसी की सोच क्या, वो लोग क्या मानते हैं। तो आपको उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए अपने चीजों का प्रमोशन या अपने चीजों को
बेचना या ऑफर करना होता है। देन लास्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से मतलब तरक्की कर रही है या अपग्रेड हो रही है। डेली कुछ ना कुछ नया आता है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब टेक्नोलॉजी कितनी बहुत ही अपडेट हो गई है कि आप समझिए कि हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। कोविड की वजह से जो चीजें नॉर्मली हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि ऐसा होगा, तो वो चीजें भी ऑनलाइन हो गई है। सब पढ़ाई अब ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, पैसों का लेन देन तो बहुत ही ज्यादा होता है इंडिया में। तो ये सब चीजें जो कभी एक टाइम पे लगता था कि पता नहीं भारत में होगा भी या नहीं, लेकिन वो हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है, डेली नया नया कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो बाजार भी अपडेट हो रहा है। आजकल हम लोगों ने पढ़ा था ई कॉमर्स के बारे में, तो ई कॉमर्स में अब सारी चीजें ऑनलाइन खरीदने बेचने का काम शुरू हो गया है और बहुत ही चलन में भी है वो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बाहरी पर्यावरण के। तो अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे इंटरनल पर्यावरण, सॉरी, आंतरिक पर्यावरण या सूक्ष्म पर्यावरण के बारे में, और स्थूल या फिर बाहरी पर्यावरण के बारे में। ये दो कैटेगरीज है, इनमें सारे फैक्टर्स आते हैं जो एक बाजार को प्रभावित करते हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे और इससे आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि आप लोग कितना समझ पाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन आंसर राउंड। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा कारक है। नई सरकार के चुनाव के साथ सेंसेक्स में 748 अंक की गिरावट आई। नई सरकार का चुनाव हो गया, इसकी वजह से सेंसेक्स में गिरावट आ गई है। तो आप बताइए इसमें कौन सा कारक है। 5 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। तो देखते हैं कौन से बच्चे सही बता रहे हैं। राजनीतिक कारक, क्योंकि इसमें नई सरकार आई है तो इसलिए राजनीतिक कारक। अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए। एक विशेष चैनल किसी विशेष उत्पाद का विज्ञापन दिखाने से परहेज करता है क्योंकि यह सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तो आप बताइए इसमें कौन सा कारक आता है। फिर से 5 सेकेंड, जल्दी से खुद ही काउंट कर लीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम ओवर। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। कानूनी कारक। ये कानूनी कारक राजनीतिक कारक के ही अंडर आता है, या आप कह सकते हैं इसमें भी राजनीतिक कारक ही आएगा अगर आप थोड़ा ब्रॉडली देखें, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया, यानी इसमें कानून एक लागू किया गया है। तो अगर इसे आप कानूनी कारक, ये राजनीतिक कारक के अंदर ही आएगा, तो इसे आप राजनीतिक कारक भी कह सकते हैं, कानूनी कारक भी कह सकते हैं। तो अब तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसमें क्या होता है। होली के समय बड़ी संख्या में निर्माण कंपनियां रंग बनाने में शामिल होती हैं, जिनका उपयोग इस रंगीन त्योहार के उत्सव में किया जाता है। अब इसका जवाब क्या होगा। तो अब तक आप लोगों ने जवाब दे दिया है। सामाजिक कारक, क्योंकि होली, भारत में होली तो बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह से मनाई जाती है, तो ऐसे में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सारे काम छोड़ के रंग बनाने लगती हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे रंगों की बहुत ज्यादा खपत होती है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो ये एक सामाजिक कारक है। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग अब होशियार हो गए, आप लोग को सब समझ में आ गया है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बीच में एक लग्जरी कार शोरूम खोलना उचित नहीं है जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो। मतलब इसका मतलब यही कि जहाँ पे लोगों की इनकम कम हो, तो क्या वहां पे एक लग्जरी कार खोलना उचित तो है नहीं, जाहिर की बात है, क्योंकि लोग वहां पर खरीद ही नहीं पाएंगे। तो फायदा क्या ऐसी लग्जरी कार शोरूम खोलने का, खर्चा आपका अलग आएगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इसमें बताइए जल्दी से कि कौन सा कारक है। हम्म चलिए तो देखते हैं कौन सा कारक है इसमें। बिल्कुल सही जवाब, आर्थिक कारक। अब आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर औद्योगिक खरीदारों के बीच उच्च मांग में है क्योंकि यह एक कंपनी की सभी शाखाओं को एकीकृत इकाई के रूप में जोड़ सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक इसमें कौन सा कारक है, लेकिन फिर भी हम एक बार सुन लेते हैं आप लोग के मुंह से कि इसमें कौन सा कारक है। हम्म तो बिल्कुल सही जवाब आपका इसमें तकनीकी कारक है। तो अब आप लोग को सब समझ में आ गया है कि कौन सा कारक किस तरह इफेक्ट करता है एक मार्केट को। तो अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये तो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, लेकिन इसे आप स्वयं करें और स्वयं समझें। तो एक छोटी सी केस स्टडी है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं।
कि बैंकों द्वारा घोषित ऋणों पर ब्याज में हाल ही में कटौती ने प्रोग्रेसिव स्कूल के विज्ञान के छात्र अमित को भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो बैंक जो लोन देते हैं उसमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसमें इस केस में ऐसा एग्जाम्पल है कि जो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है उसमें कुछ कमी आई। जैसे नॉर्मली अगर 10% चार्ज करें तो 8% चार्ज करें। तो इससे ही प्रोत्साहन पाकर एक छात्र हैं अमित, और इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया और उन्होंने कचरे से उत्पादित ईंधन से चलने वाली कारों का प्रयोग किया और उन्हें विकसित करने के लिए मतलब कोशिश की। और उन्होंने ऐसी कार विकसित की और शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित विज्ञान मेले में इसका प्रदर्शन भी किया और उन्हें उनके आविष्कार के लिए प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उपरोक्त मामला में चर्चा किए गए व्यावसायिक वातावरण के आयामों को पहचाने और उनकी व्याख्या करें। मतलब सिंपल भाषा में आपको बताना है कि इस केस स्टडी में कौन से वो कारक हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनका जिक्र हुआ है। अब आप लोग समझ गए कौन से कारक है, तो आपको उन्हीं कारकों को पहचानना है और उनको डिस्क्राइब करना है। तो ये था आज आपके लिए इसके लिए काम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय। थैंक यू।